तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डोज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक मोमेंट कैरी कैपेसिटी ऑफ अ सेक्शन। हेलो दोस्तों, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि जो परमिसिबल स्ट्रेस जब टॉप फाइबर पे और बॉटम फाइबर पे परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर रीच करता है तो वहाँ पे जो MOR यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आता है उसको सेफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते थे। और जब टॉप फाइबर पे यील्डिंग स्टार्ट होने लगता है, जैसे कि टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर पे यील्डिंग स्टार्ट हो गया, तो उसको बोलते हैं यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कि यील्ड वहाँ उस सेक्शन का अगर आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। अगर वही ये यील्डिंग मतलब यील्ड स्ट्रेस एक टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर पे सिर्फ ना पहुंच के वो सारे फाइबर में, अगर मटेरियल के सारे फाइबर में ऊपर से लेकर सारे फाइबर में रीच कर जाए तो उसको बोलते थे प्लास्टिक कैपेसिटी ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। और ये फुल्ली प्लास्टिक स्टेट उसको बोलते थे कि वो फुल्ली प्लास्टिक स्टेट में रीच कर गया है। और उस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट करते थे उसको बोलते थे प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। तो अब हम लोग इस लेक्चर में बस यही 3 टर्म्स के बारे में देखेंगे इन डेप्थ में कि ये क्या क्या है इन तीनों। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से। तो सेफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको याद आ रहा होगा, जब परमिसिबल स्ट्रेस सिर्फ रीच करे टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर पे तो ही ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उसी को बोलते हैं सेफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सेफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस M इक्वल टू हम लोग MOR जो निकालते हैं सेक्शन का, वो सोम में आपने पढ़ रखा होगा कि MOR किसी सेक्शन का कैसे निकालते हैं। MOR निकालने का सिंपल टेक्निक है जो बेंडिंग फार्मूला होता था, बेंडिंग फार्मूला यूज करते थे, बेंडिंग फार्मूला यूज करके निकालते थे। वो M इक्वल टू FZ आता है। ये FZ कहाँ से आता है? तो ये सिंपल बेंडिंग फार्मूला और कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। बेंडिंग फार्मूला क्या होता है हमारा? M बाई I इक्वल टू सिग्मा बाई, मतलब सिग्मा मतलब F बाई वाई। हम मेरे को क्या निकालना है मेरे को यही मोमेंट निकालना है कि मैक्सिमम मोमेंट वो कितना रीच कर सकता है। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा? F I इंटू वाई इंटू आई। ठीक है, ये हो गया। तो FZ इसी को FZ बोलते हैं। मतलब कि Z क्या है हमारा? Z इक्वल टू हो जाता है फिर I अपॉन में Y। ये समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से ये टर्म आता है, Z को लिख देते हैं I अपॉन में Y, तो इसलिए M इक्वल टू हो जाता है FZ। F क्या है इसमें? स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस हम लोग अपने हिसाब से, अगर हमको सिर्फ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो F के जगह परमिसिबल स्ट्रेस डालो। यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो F के जगह यील्ड स्ट्रेस डालो। तो ये अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो M इक्वल टू FZ है उस वहाँ पे F क्या है? परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस आपको डालना पड़ेगा, जो कि कांस्टेंट होता है एक गिवन मटेरियल के लिए। अगर आपके पास माइल्ड स्टील के लिए आपने देख रखा होगा, माइल्ड स्टील के लिए परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है, आप खुद का कंज्यूम कर सकते हैं। माइल्ड स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ कितना निकल के आता है? 250। फैक्टर सेफ्टी 2 का लेते हैं, या फैक्टर सेफ्टी पर डिपेंड करता है कि आपका ये परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कितना आता है। लेकिन जितना भी आएगा एक पार्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि सिग्मा वाई कांस्टेंट है, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है तो परमिसिबल स्ट्रेंथ भी कांस्टेंट ही आएगा। तो इसलिए F क्या हो जाएगा? एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये टर्म। ठीक है, और Z क्या हो गया हमारा? Z को ही बोलते हैं, Z इक्वल टू क्या था हमारे यहाँ पे? I अपॉन में Y। तो इसी Z को बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस, इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, इस Z को बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पैरामीटर। अब देखिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एक मटेरियल आपको दे दिया जाए तो Z जो होता है वो डिसाइड द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ अ बीम। मतलब कि वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बताएगा बीम का। कैसे? देखिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि F जो होता है किसी मटेरियल के, क्योंकि कांस्टेंट होता है, तो Z ही हमारा इंडिकेट करेगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है? बेंडिंग में स्ट्रेंथ, मतलब M। तो M जितना ज़्यादा होगा हमारे पास फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, मतलब बेंडिंग के अगेंस्ट जो स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा निकल के आएगा। तो M ज़्यादा किसका ज़्यादा होगा? जिसका F ज़्यादा होगा या Z ज़्यादा होगा। अब आपको याद होगा कि F किसी मटेरियल के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। F में आप कोई छेड़खानी नहीं कर पाएंगे। आपको एक मटेरियल दे दिया जाए तो आप F में कोई छेड़खानी नहीं कर पाएंगे, आप Z में छेड़खानी कर सकते हैं, Z निकाल सकते हैं, Z इधर उधर कर सकते हैं। तो Z ही हमारा फाइनली डिसाइड करता है मोमेंट को, अल्टीमेटली M को। अगर एक मटेरियल के लिए देखा जाए तो Z को चेंज करेंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइनली चेंज होता रहेगा। तो ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को भी चेंज करेगा। तो सेक्शन मॉडुलस हमारा अब I अपॉन में Y है, ये टोटली क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने जब सोम में पढ़ रखा होगा। तो I अपॉन में Y, I किन पे डिपेंड करता है? किसी भी मटेरियल के, किसी भी बीम जैसे बीम बना रखा है, रेक्टेंगुलर बीम, ये रेक्टेंगुलर बीम है, इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ऐसा रेक्टेंगल दिखाई देगा। ये I बीम है, अभी इसके बारे में आगे देखेंगे अच्छे से, साइड से देखिएगा तो इसको I दिखाई देगा।
तो ये जो आपका आई है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। वाई तो न्यूट्रल एक्सिस से डेप्थ, मतलब कि ये भी क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो मिला जुला के जो पूरा ओवरऑल जो जेड पैरामीटर है ना, ये क्रॉस सेक्शन पे ही डिपेंड करता है। तो इसके बारे में आगे लिखा गया है, देखिए। सेफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द बीम एंड लोडिंग ऑफ द बीम। अब आपको क्लियर कर समझ में आ रहा होगा कि एम के फॉर्मूला में क्या क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, जेड आ रहा है। एफ मतलब कि परमिसिबल स्ट्रेस, जो कि कांस्टेंट होता है एक मटेरियल के लिए। जेड होता है आई अपन में वाई, तो आई और वाई टोटली क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड चीज़ है। तो जब क्रॉस सेक्शन से कोई चीज़ रिलेटेड होगा तो इसके लेंथ से कोई मतलब ही नहीं होगा, पहली बात। और उसके लोडिंग, इसके ऊपर कितना लोड आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो टोटली क्रॉस सेक्शन रिलेटेड चीज़ है। तो जो जेड है वो हमारा टोटली क्रॉस सेक्शन रिलेटेड चीज़ है, मतलब आई और वाई उसमें आ रहा है, इसलिए उसके लेंथ और वेट से कोई मतलब नहीं होता है कि बीम का लेंथ कितना है, बीम पे वेट कितना आ रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सेफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है लेंथ ऑफ द बीम और लोडिंग ऑफ द बीम पे, ठीक है। और एम जो होता है इज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अब बात आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई एक मटेरियल आपको दे दिया जाए किसी एक गिवन मटेरियल के लिए, एफ तो कांस्टेंट हो जाएगा, जेड ही डिसाइड करेगा एम को। तो इसलिए जेड क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इसलिए एम भी प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस सेक्शन बन गया, ठीक है। दैट इज फॉर अ गिवन मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शन एम इज कांस्टेंट। अगर मटेरियल भी कांस्टेंट कर दिया जाए, मटेरियल आपको एक दे दिया जाए और आपको एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ही बनाना हो, तो उसका जो जेड निकल के आएगा वो कांस्टेंट निकल के आएगा, तो एम भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट निकल के आएगा, ठीक है। The formula m is equal to fz can be applied if the bending stress variation is linear, that is for triangular stress distribution। अब ध्यान दीजिएगा, सोम में आपने पढ़ रखा होगा कि ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव होता है तभी जब हमारा बेंडिंग स्ट्रेस जो स्ट्रेस हो वो लीनियर निकल के आए। कहने का मतलब कि जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रखे थे, तो वो लीनियर किस किस केस में निकल के आ रहा था, दो केस में, सेफ मोमेंट वाले केस में और इल्ड मोमेंट वाले केस में। ये दोनों केस में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लीनियर है, मतलब ट्रायंगुलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको ऐसा ही बोल सकते हैं। ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ट्रायंगुलर है, इल्ड में और परमिसिबल वाले में। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हुक्स लॉ दोनों केस में वैलिड है, क्योंकि इल्ड स्ट्रेंथ तक, जनरली इल्ड स्ट्रेंथ तक हुक्स लॉ हमारा वैलिड होता है। लेकिन जैसे ही हम आगे गए तो उसके बाद हुक्स लॉ की वैलिडिटी खत्म हो गई, तो इसलिए प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी में हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर नहीं रह जाएगा, कहने का मतलब लीनियर नहीं रह जाएगा। तो ये जो हमारा फार्मूला है, बेंडिंग फार्मूला है, m इक्वल टू एफ जेड, ये वैलिड नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। ये कुछ नहीं है, सेफ मोमेंट रेजिस्टेंस का ही अगला वर्जन है। मतलब आप लोड को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, जेड लोड को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा। क्यों बढ़ रहा होगा, क्योंकि एफ बढ़ रहा होगा, क्योंकि जेड तो क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी है, वो तो कुछ नहीं बढ़ेगा उसके लोड के बढ़ाने से, ठीक है। अब वी कैन राइट एम वाई इक्वल टू यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ वाई इंटू जेड। ये क्या कहने का मतलब है, एफ वाई इंटू जेड। एफ की जगह बस एफ वाई कर दीजिए, क्योंकि आपका जो स्ट्रेंथ मानने का पैरामीटर था ना, स्ट्रेंथ अब आप परमिसिबल नहीं मान रहे हैं, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के नहीं मान रहे हैं, वो यील्ड मोमेंट के बराबर मान रहे हैं। मतलब आपका बीम जो है वो टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर में कहीं पे भी यील्डिंग स्टार्ट हो गया उस चीज़ का, तो उस हिसाब से आपको यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप यील्ड स्ट्रेस तक रीच कर चुके हैं। तो अब क्या होता है, वी कैन राइट एम वाई इक्वल टू एफ वाई इंटू जेड बिकॉज स्ट्रेस वेरिएशन इज लीनियर एट द बिगिनिंग ऑफ द यील्डिंग। अब इस केस में यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के केस में एम वाई इक्वल टू सीधा बेंडिंग फार्मूला से, सीधा जो यहाँ पे यूज किए थे हम लोग, एम इक्वल टू एफ जेड, उसको यूज करके एम वाई इक्वल टू एफ वाई इंटू जेड, बस एफ की जगह एफ वाई आ जाएगा, क्योंकि बेंडिंग फार्मूला एप्लीकेबल है। क्यों, क्योंकि इस केस में भी यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के केस में भी जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वो ट्रायंगुलर है या लीनियर है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं, जो कि हमारा है प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, जो कि सबसे हमारे इंपॉर्टेंट है हमारे क्रॉस सेक्शन, हमारे टॉपिक के लिए, हमारे जो चैप्टर है, जब हमारा स्टडी है, इस चीज़ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ अ सेक्शन, अब ये क्या होता है, इसको निकालने का क्या तरीका है, इसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे m इक्वल टू आया था f इंटू जेड, क्योंकि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था हमारा, लीनियर था या ट्रायंगुलर बोल सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लीनियर या ट्रायंगुलर नहीं है, तो इसमें निकालने का फंडा या ये होगा ना कि आप देख सकते हैं बीम के क्रॉस सेक्शन में लिखिएगा, ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको कि ऊपर कंप्रेशन है, नीचे टेंशन है। तो ये कंप्रेशन और टेंशन, तो ये कंप्रेशन फोर्स निकाल सकते हैं, कंप्रेसिव फोर्स, क्योंकि स्ट्रेस तो पता है आपको ना, एफ वाई स्ट्रेस हर जगह लग रहा है, हर फाइबर पे, तो स्ट्रेस पता है और एरिया पता है कि कितने एरिया में स्ट्रेस ये लग रहा है, पता चल जाएगा, अभी देखते हैं। तो एरिया और स्ट्रेस पता है तो आप लोड निकाल सकते हैं, मतलब कहने वाला कि कंप्रेसिव फोर्स निकाल सकते हैं, कितना कंप्रेसिव फोर्स आ रहा होगा। यहाँ पे उसी तरह टेंसाइल फोर्स निकाल सकते हैं। तो कंप्रेशन और टेंसाइल का जो नेचर होता है वो अपोजिट होता है, कंप्रेशन इधर लगेगा और टेंसाइल इधर लगेगा एक क्रॉस सेक्शन पे। तो जैसे ही ये नेचर अपोजिट हुआ, तो कहने का मतलब कि ये अपोजिट होने की वजह से एक बेंडिंग डेवलप करेगा। तो इसी बेंडिंग को बोलते हैं कि हम लोगों ने मोमेंट दिया और इसी के अगेंस्ट जो मोमेंट डेवलप होता है
उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसी को बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। ये कंसेप्ट यहीं से निकल के आता है। तो इसको, इस बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए, इस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए एक मतलब एक और मोमेंट आएगा रेजिस्टिंग मोमेंट, उसको बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो यही बेंडिंग मोमेंट इस केस में हमारा, बेंडिंग मोमेंट का अल्टीमेट पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। तो हम लोग को तो वही कैलकुलेट करना है, मतलब मिला जुला के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालने का तरीका होगा इसका निकालने का सिंपल तरीका होगा कि क्रॉस सेक्शन पे सी मतलब ये कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स दोनों निकाल लीजिए। और कंप्रेसिव फोर्स का और टेंसाइल फोर्स का जो नेचर होगा साइन का, वो अपोजिट होगा। कंप्रेसिव फोर्स इधर एक्ट कर रहा होगा तो टेंसाइल फोर्स इधर एक्ट कर रहा होगा, दोनों का नेचर अपोजिट होगा। तो एक कपल क्रिएट करेंगे, उस कपल को बैलेंस करने के लिए जो मोमेंट आ रहा होगा उसी को बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट, या फिर अल्टीमेट जो हमारा कहलाता है उसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमको मोमेंट ही तो निकालना है, रेजिस्टिंग मोमेंट जो कि मैक्सिमम हो। तो ये इस केस में स्ट्रेस डायग्राम जो है हमारा वो मैक्सिमम, ऑलरेडी ये मैक्सिमम मतलब प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी फुल्ली प्लास्टिक स्टेट के लिए ही बनाया गया है। तो इस केस में जो हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे वो प्लास्टिक मोमेंट ऑफ कैपेसिटी के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस केस में सी और टी मतलब इन दोनों में से किसी एक को लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर देने पे ये आ जाएगा कि कितना कपल डेवलप कर रहे हैं दोनों। ठीक है, क्योंकि फोर्स तो बराबर होगा, टू इक्वल फोर्सेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो ये क्या करते हैं, कपल जनरेट करते हैं। तो ये कपल जनरेट करेंगे सी और टी। तो सी या टी दोनों में से कोई एक फोर्स लेके उसको लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, एक कपल आ जाएगा। जो कपल के अगेंस्ट एक रेजिस्टिंग कपल जनरेट होगा, उसी रेजिस्टिंग कपल को बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट ही इस केस में, क्योंकि मैक्सिमम ये फुल्ली प्लास्टिक स्टेट का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस केस में बस इसको बोल देंगे कि ये प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी है क्रॉस सेक्शन का। ध्यान दीजिएगा। तो एम पी इक्वल टू है क्या हो जाएगा, सी इंटू लीवर आर्म, मतलब कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म, या फिर टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म, दोनों हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस केस में हम लोग वी कांट राइट एम पी इक्वल टू एफ वाई इंटू जेड। ऐसा नहीं ले सकते हैं कि एम पी इक्वल टू सीधा एफ वाई इंटू जेड, तो फिर उसके बराबर हो जाएगा, यील्ड मोमेंट कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा। तो फिर यील्ड मोमेंट और ये प्लास्टिक मोमेंट में डिफरेंस क्या रह जाएगा, दोनों बराबर निकल के आ जाएंगे। तो ठीक है, तो इसलिए इस केस में ऐसा नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस जो वेरिएशन होता है वो लीनियर नहीं होता है इस केस में, हमारे फुल्ली प्लास्टिक स्टेट के केस में। इसलिए हम लोग को इस तरीके से निकालना पड़ता है मोमेंट कैपेसिटी को। तो एम पी इक्वल टू सी इंटू लीवर आर्म आ गया। कंप्रेसिव फोर्स, आपको पता है कि कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा। फोर्स निकालने के लिए क्या कीजिएगा, फोर्स इक्वल टू होता है एरिया इंटू स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस पता है कि एफ वाई स्ट्रेस है। एफ वाई स्ट्रेस कहाँ कहाँ लग रहा होगा, हर पॉइंट पे एफ वाई ही लग रहा होगा, ये पूरे क्रॉस सेक्शन में एफ वाई लग रहा होगा, ऐसी बात है। तो हमको स्ट्रेस पता चल गया, और एरिया कितना होगा जरा ये बताइए। तो अगर पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया ए मान लिया जाए, पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया ये मान लिया जाए, और ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो न्यूट्रल एक्सिस हमारा सेंटर पे लाई करेगा। इस केस में मान लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस हमारा सेंटर पे लाई करेगा, तो सेंटर पे जैसे ही लाई करेगा तो ऊपर के एरिया नीचे के एरिया को इक्वली डिवाइड कर देगा। तो ये ए को ऐसा लिख सकते हैं कि a/2 पे क्या लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, और a/2 पे क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, ए हमारा टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इसलिए हमारा कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू आ जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया, जितने पे कंप्रेशन लग रहा है। तो स्ट्रेस पता है एफ वाई, और कितने पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो a/2 पे, जब मैंने क्रॉस सेक्शन का एरिया ए माना है, तो ये कंप्रेसिव फोर्स जिस पे एक्ट कर रहा होगा वो हो जाएगा a/2। तो इसलिए कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू एफ वाई इंटू a/2 लिखा हुआ है। उसी तरह टेंसाइल फोर्स भी इक्वल टू एफ वाई इंटू a/2 आ जाएगा। तो उस तरह हम लोग प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। एम पी इक्वल टू सी इंटू लीवर आर्म। कंप्रेसिव फोर्स पता है कि एफ वाई इंटू a/2 होता है, और लीवर आर्म कैसे पता है, लीवर आर्म इक्वल टू, अब ये क्या है, अगर ये अननोन हुआ, क्योंकि हालांकि यहाँ पे तो नोन है इक्वल, अभी ये अननोन मान लेते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस से y1 क्या है, एक्चुअली y1 क्या है कि ये c जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा। आप देखिए, आप स्ट्रेस डायग्राम से देख सकते हैं, इसको रेक्टेंगुलर ही मान लेते हैं। ये जो y इक्वल टू यहाँ पे जो डिस्टेंस निकल के आया था वो बहुत जीरो निकल के आया था टेंडिंग टू। इसलिए जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा वो किसी y1 डिस्टेंस, मतलब कि इस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के, जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम है उसका सेंट्रॉइड पे लग रहा होगा। तो इसका सेंट्रॉइड निकालना हमारा प्राइमरी कंसर्न पहले बनेगा। उसका सेंट्रॉइड निकाल के उस न्यूट्रल एक्सिस से उसका सेंट्रॉइडल डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो वही y1 निकल के आ जाएगा। तो y1 y2 इसी तरह से हम निकाल लेंगे। तो हमारा लीवर आर्म इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2, मतलब दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, मतलब y1 यहाँ से इसका डिस्टेंस है, y2 यहाँ से इसका डिस्टेंस है। तो ओवरऑल लीवर आर्म इक्वल क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। तो ये हो गया हमारा एम पी इक्वल टू। तो एम पी इक्वल टू सिंपली ले सकते हैं कि एफ वाई a/2 को अंदर कर दिया मैंने, a/2 y1 बार प्लस y2 बार। ठीक है, और एफ वाई इंटू जेड पी लिख सकते हैं इस केस में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्ट्रेस में कोई चेंजिंग नहीं आया, जैसे कि जो यील्ड स्ट्रेस में था, यील्ड मोमेंट कैपेसिटी में वहीं पे आया, ये भी एफ आई आया, वो भी एफ आई था, बस जेड के जगह वहाँ पे सिंपल जेड था, सेक्शन मॉडुलस था। यहाँ पे जेड पी है, इसी जेड पी को बोलते हैं ये प्लास्टिक मॉडुलस है। यहाँ पे प्लास्टिक मॉडुलस बिल्कुल डिफरेंट होता है सेक्शन मॉडुलस से, क्योंकि सेक्शन मॉडुलस इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या होता है, I/y, याद रखिएगा I/y होता है, वो बेंडिंग फार्मूला से आता है। ये I/y नहीं होता है, ये प्लास्टिक मॉडुलस इक्वल टू होता है जेड पी इक्वल टू a/2
y1 बार प्लस y2 बार। तो इसके बारे में भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग सिंपली एम पी इक्वल टू लिख सकते हैं एफ वाई इंटू जेड पी, सेम उसकी तरह फॉर्मूला यहाँ आ गया, लेकिन एफ वाई इंटू जेड ना आके एफ वाई इंटू जेड पी आ गया। तो इसलिए जेड पी इक्वल टू क्या होता है a/2 y1 बार प्लस y2 बार। फिर y1 बार प्लस y2 बार क्या है, ये सेंट्रोइडल डिस्टेंस है किसका, कंप्रेशन एरिया का और टेंशन एरिया का ऑफ द क्रॉस सेक्शन फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। अब पहले बात कि हम लोग ये जिक्र करते हैं कि फुल्ली प्लास्टिक स्टेट कंडीशन में जब हम लोग फुल्ली प्लास्टिक स्टेट को रीच कर गए तो ये ध्यान रखिएगा कि जो न्यूट्रल एक्सिस होता है, ये अगला प्रॉपर्टी है इसका। प्रॉपर्टी कैसे आया ये भी डिराइव करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी को पहले देख लेते हैं। एट फुल्ली प्लास्टिक स्टेट कंडीशन रीच करने के बाद न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो हमारा एरिया को कट इनटू 2 इक्वल एरिया, हमेशा जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो 2 एरिया को इक्वल एरिया में ही कट करेगा। आपको पता होगा इस न्यूट्रल एक्सिस को बोलते हैं प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो प्लास्टिक के केस में न्यूट्रल एक्सिस का डिफिनेशन कुछ और होता है, इलास्टिक के केस में न्यूट्रल एक्सिस का डिफिनेशन कुछ और होता है। इलास्टिक के केस में आपने न्यूट्रल एक्सिस का डिफिनेशन पढ़ा होगा कि वो एक सेंट्रॉइडल न्यूट्रल एक्सिस, मतलब सेंट्रॉइडल एक्सिस होता है। कहने का मतलब वो क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड से पास कर रहा होता है। तो क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड से पास करना और क्रॉस सेक्शन को इक्वल एरिया में डिवाइड करते हुए पास करना, दोनों डिफरेंट होता है। अभी उसका नेक्स्ट लेक्चर में उसका डेरिवेशन करेंगे कि सेक्शन मॉडुलस, वो हमेशा सेक्शन मॉडुलस जो होता है वो सेक्शन को सेंट्रॉइडल एक्सिस से ही पास करता है। कैसे पास करता है, क्यों पास करता है, उसका डेरिवेशन देखेंगे इस लेक्चर में। तो प्लास्टिक एनालिसिस जो प्लास्टिक स्टेट का पार्ट है बस उसको ड्राइव कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि एट फुल्ली प्लास्टिक स्टेट न्यूट्रल एक्सिस कट द एरिया इनटू 2 इक्वल एरियाज, हमेशा कैसे वो देखते हैं। देखिए ध्यान देखिए, अपने सी और टी, अब सी और टी का मूवमेंट ये कपल क्यों जनरेट किए, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। सी कहीं और लग रहा है, टी कहीं और लग रहा है, इनके बीच में कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, जिसकी वजह से कपल जनरेट हो रहा होगा। इसके अपोजिट इसको बैलेंस करने के लिए रेजिस्टिंग कपल जनरेट हो रहा होगा, जो कि बेंडिंग मोमेंट होता है, और उस बेंडिंग मोमेंट को ही बोलते हैं प्लास्टिक मोमेंट ऑफ कैपेसिटी, मैक्सिमम वाले को, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा, कपल को तो बैलेंस कर दिए, लेकिन आपने इक्विलिब्रियम फोर्सेस में क्या पढ़ रखा होगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में मोमेंट को बैलेंस करो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करो और वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करो। वर्टिकल फोर्स तो कोई आ नहीं रहा है इस डायग्राम में, हॉरिजॉन्टल फोर्स ही देखने को मिल रहा है, सी इधर लग रहा है, टी इधर लग रहा है, लेकिन ये तो बैलेंस नहीं है, बराबर भी तो करना पड़ेगा इनको। तो मैंने कपल को बैलेंस करने के लिए ये काम कर दिया, लेकिन अभी तक मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस नहीं किया। तो अब हमको वो करना पड़ेगा। तो हमेशा C इक्वल टू टी होना पड़ेगा। C इक्वल टू टी नहीं हुआ तो ये जो क्रॉस सेक्शन है हमारा ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए C इक्वल टू टी होना ही पड़ेगा। इसलिए देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन x इक्वल टू 0, तो माइनस सी का डायरेक्शन को माइनस मान लिया, अगर इधर को नेगेटिव मान लिया तो इसको पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो माइनस सी प्लस टी इक्वल टू 0 होगा हमेशा, इसलिए c इक्वल टू टी निकल के आ जाएगा। तो c इक्वल टू 2 ध्यान रखिएगा। अब मैं देखो मैं एक्चुअली डिराइव का कर रहा हूँ कि न्यूट्रल एक्सिस इस एरिया को, पूरे एरिया ए को, मैंने अभी ए माना था ना, पूरे एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लीजिए, पूरे एरिया ए को हाफ एरिया में डिवाइड कर रहा है, यही डिराइव कर रहे थे। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिख रखा है कि a/2 अब कैसे लिख रखा था, इसका डेरिवेशन है ये। एक काम करते हैं, स्ट्रेस तो पक्का Fy होगा, ये तो पता है आपको। स्ट्रेस तो यहाँ भी पक्का Fy होगा, ये भी पता है आपको। स्ट्रेस यहाँ भी पक्का Fy होगा, यहाँ भी पक्का Fy होगा, ये पता चल चुका है आपको। तो स्ट्रेस Fy लिख दीजिए। कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, टेंसाइल फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। तो कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू होगा स्ट्रेस इंटू कंप्रेशन का एरिया, और टेंसाइल फोर्स इक्वल टू होगा स्ट्रेस इंटू टेंशन का एरिया। तो कंप्रेशन का एरिया क्या होगा, AC से डिनोट कर दिए, टेंशन का एरिया क्या होगा, वो AT से डिनोट कर दिए। तो Fy इंटू AC और इक्वल टू Fy इंटू AT। तो Fy कट जाएगा और AC इक्वल टू AT आना ही आना है, मतलब कि कंप्रेशन एरिया को और टेंशन एरिया को बराबर होना ही पड़ेगा। तो इसलिए कंप्रेशन एरिया इक्वल टू टेंशन एरिया इक्वल टू टोटल एरिया अपन में 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये डिराइव हो गया कि जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होता है वो एरिया को हमेशा 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे लिखा गया कि सो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कट द एरिया इनटू 2 इक्वल एरियाज। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्लास्टिक सेक्शन का मतलब फुल्ली प्लास्टिक स्टेट का एक बात कर रहे हैं। फुल्ली प्लास्टिक स्टेट पे एक सेक्शन जो रीच कर गया है उस सेक्शन का बात कर रहे हैं। तो उस सेक्शन पे क्या होगा, हमारा इल्ड स्ट्रेस सारे क्रॉस पे डेवलप हो चुका होगा। उस केस में हमेशा जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो एरिया को इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, जो कि इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो हमेशा सेंट्रॉइडल एक्सिस से पास करता है। उसके बारे में अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसका डेरिवेशन भी करेंगे कि क्यों वो सेंट्रॉइडल एक्सिस से पास करता है। और इसका डेरिवेशन तो यहाँ भी कर लिए, ये क्यों इक्वल एरिया मतलब 2 इक्वल एरिया को 2 इक्वल एरिया में ही डिवाइड करता है। तो इस एक्सिस को बोलते हैं, इस न्यूट्रल एक्सिस को बोलते हैं प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि जो फुल्ली प्लास्टिक स्टेट पे जो न्यूट्रल एक्सिस होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
है।